हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 4 में हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट का वन पार्ट कवर अप किया था, दैट इज फिक्स कैपिटल हम कवर कर चुके। आज हम वर्किंग कैपिटल कवर करेंगे, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल वो भी डीप में स्टडी करेंगे। अभी वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट मैं आपको पहले ही बोल चुकी कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट, डे टू डे, फॉर डे टू डे यूज, बिजनेस एक्टिविटी के लिए डे टू डे जो मनी यूज होती है, राइट। बिजनेस एक्टिविटी डेली का भी तो चाहिए रहता है ना। ऐसे नहीं है कि एक बार मशीनरी खरीदी, प्लांट्स एंड मशीनरी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, उसके बाद में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ना। तो डेली यूजेस के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे। एक बार जब आपका फिक्स कैपिटल का डिसीजन हो जाता है, वंस द estimation of fixed capital requirement is done in the business, then it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of business firm. Smooth functioning कब होगी? एक बार फिक्स्ड कैपिटल सेटल होने के बाद में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे हम, तो ही बिजनेस है ना अच्छे से चलेगा। मतलब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की ग्रोथ एंड बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे बिजनेस फर्म ऑल्सो रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। अभी खाली मशीनरी खरीद के रख दी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड ले लिया, लेकिन है ना प्रोडक्शन के लिए हमने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा है, तो चलेगा क्या बिजनेस? नहीं चलेगा, राइट। तो उसके प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए फर्म को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। अभी फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो। कई तरीके के फिनिश्ड गुड्स भी फर्म को चाहिए होता है, कि जो कुछ रॉ मटेरियल वे में होते हैं, कुछ फिक्स्ड जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसके लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का सफिशिएंट मेंटेन रखने के लिए फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। फिर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि गुड्स आर सोल्ड, गुड्स को हम सेल करते हैं तो कैश और क्रेडिट बेसिस पे होता है। ये यूजुअली हमेशा खाली कैश मिलेगा पेमेंट, वो जरूरी नहीं है। अगर आपका समझो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने है ना अपने इसको डेटर्स को गुड्स सेल किए हैं, डेटर्स मतलब जो आपसे खरीदता है उसको आपने सेल किया, तो आपको इमीडिएटली सोल्ड रिलेटेड वर्ड है किससे? डेटर। जब भी सेल और सोल्ड की बात आती है तो ये डेटर रिलेटेड होगी, आपको याद रखना है, ये आपके फाइनल अकाउंट में भी यूजफुल है, राइट। तो उसको अगर आपने कैश में दिया है तो ठीक है कि रोकड़ा तुरंत आ गया, हाँ। लेकिन ऑन क्रेडिट यहाँ पे ऑन क्रेडिट मतलब उधार में अगर दिया है, मतलब फ्यूचर में आपको अमाउंट मिलने वाला है, राइट, ऐसा होता है। तो कैश और क्रेडिट दोनों में से कोई भी एक वे में ट्रांजेक्शन हो सकता है, डीलिंग हो सकती है बिजनेस की। तो अगर गुड्स है ना हमने क्रेडिट में बेचा है, इमीडिएटली हमको कुछ पैसा मिला नहीं है, डू नॉट फैच एनी कैश, इमीडिएटली कुछ मिला नहीं है, तो फर्म को तो फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फर्म में तो फर्दर दूसरे भी काफी है, जब तक वो कलेक्ट नहीं करता है, अनलेस ही doesn't collect from the debtors, he need cash, उसको कैश की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि और भी काफी ओवरहेड्स है मतलब एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स इज नथिंग बट लाइक एक्सपेंसेस है जो फर्म को करने पड़ते हैं, एम्प्लॉइज को देने पड़ते हैं। अगर डेली का उसका ट्रांसपोर्टेशन का है तो उसको देना पड़ता है, तो अदर ओवरहेड्स को कवर अप करने के लिए उसको है ना कैश की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो इसका मतलब उसको है ना फंड, वर्किंग कैपिटल करके भी उसको फंड को फाइनेंस को रखना पड़ेगा कि ये मेरा वर्किंग कैपिटल है और मुझे अभी यहाँ डे टू डे फंक्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ओके, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ना कोई भी बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑलवेज बिजनेस है ना पैसा देते रहेगा। उस टाइम पे है ना जो एक्सेस कैश होता, सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, हमको एक्सेस कैश मतलब बिजनेस में एक बार हमने प्रॉफिट अर्न किया तो उस टाइम पे हमको एक्सेस कैश को भी रिजर्व करके रखना है साइड में। किस लिए रखना है? इसको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, कि गलती से बिना सोचे समझने वाले, जिसको हमने प्लान आउट नहीं किए, वो वाले है ना एक्सपेंसेस आ गए, खर्चे आ गए, अननेसेसरी के खर्चे आ गए। अभी यहाँ पे फिर से मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, राइट, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो
अभी मैं लॉकडाउन पीरियड का भी एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। आपको खुद को भी पता है कि अब देखिए कितने सारे कंपनीज रन कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त उनका लॉकडाउन हो गया कंपनीज में, तो वहां पे एक्चुअल में कोई प्रोग्रेस, कोई है ना प्रोसेस नहीं चल रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, राइट। एम्प्लॉइज कंपनीज में नहीं जा रहे, फिर भी उनको है ना काफी अच्छे अच्छे कंपनीज है जो उनको सैलरी दे रहे हैं, बैठे बैठे सैलरी मिल रही है उनको। तो ये सैलरी देने के लिए भी तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी है ना मनी एक्सेस होता है बिजनेस में, तो एक अमाउंट ऑफ सर्टेन रिजर्व्स उसको रखने पड़ती है। वो रिजर्व्स रखेगा तो उसको फिर कोई भी अनसर्टेन पीरियड है, अभी ये अनसर्टेनिटी है ना कोरोना वायरस, हमको थोड़ा ना पता था, किसी ने एक्सपेक्टेशन की थी क्या कि आना चाहिए, राइट। तो इसके वजह से काफी बिजनेस में बहुत लॉस भी हो रहा है, लेकिन है ना फर्म को तो पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसको जरूरत पड़ेगी ना इन सब की। वो ऐसे नहीं बोल सकता जाओ भाई एम्प्लॉइज को कि अभी जाओ हमारे पास जॉब नहीं है, राइट। तो अच्छे अच्छे फर्म्स और कंपनी मेंटेन रखते हैं अपना वर्किंग कैपिटल फॉर अनएक्सपेक्टेड पीरियड के लिए भी, जो अनसर्टेन पीरियड जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उस टाइम पे हमारा प्रोडक्शन वर्क स्टॉप हो जाता है, तो उसके लिए वो लोग रखते हैं। अभी यहाँ पे ओवरहेड का आपको और डीपली यहाँ पे देख लीजिए अभी अकाउंटिंग टर्म में कि इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगती है, राइट। प्रोडक्शन में जैसे रॉ मटेरियल खरीदना या कोई और, उसमें डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। और ये क्या है, एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए तो चाहिए। जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग फीस, अकाउंट्स क्लोज करने की जो फीस लेते हैं, एडवर्टाइजिंग की का लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, उसके पीछे खर्चा, इंटरेस्ट दिया, अगर बैंक लोन लिया है तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो खर्चा हो गया। फिर लीगल फीस पेमेंट करनी है, किसी एडवाइस लिए किसी से, लीगल एडवाइजर से, तो उसको फी पे करनी है। रेंट पे करना है लैंड का या किसी मशीनरीज का, रिपेयरिंग करवाने हैं, टैक्सेस पे करने, टेलीफोन बिल्स भरने हैं, ये जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स, राइट, जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो उसके खर्चे, तो ये सब होते हैं ओवरहेड्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट रिलेटेड टू द डायरेक्ट प्रोडक्शन, ये सब इनडायरेक्ट है, इनके बिना भी नहीं चलेगा, ये इनडायरेक्ट भी खर्चे तो होने ही वाले हैं फर्म को, राइट। फिर अभी यहाँ पे आते हैं, बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज द कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। किस किस चीज के लिए उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब नए नए स्टॉक्स लेके आने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी। देन फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए, एंड फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोज का जो डेली का लगता है उसके लिए। तो ये वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एसेट्स इज रिफर टू द वर्किंग कैपिटल। ओके, यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज। अलग अलग अथॉरिटीज ने अलग अलग उसके वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया है। नाउ कुछ अथॉरिटीज क्या बोलते हैं, सम अथॉरिटीज सेज दैट द वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट। ये किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, ये वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ, एक्सेस किसका, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ज्यादा होना ओवर द करंट लायबिलिटीज। तो ये अकाउंटिंग टर्म हो गया। अकाउंटिंग टर्म में है ना करंट लायबिलिटी से ज्यादा जब करंट एसेट होता है तो मतलब वो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है। ओके, तो मोर देन मतलब यहाँ पे एक्सेस मतलब मोर ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ओके, फिर यहाँ पे है ना ये जेस्टनबर्ग ने क्या बोला है, ही डिफाइंस दैट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इसे इन शॉर्ट में बोल दिया कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल का अप्रोच है, इट रिफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। किसको बोलते हैं कि गेस्टनबर्ग बोलता है कि डजंट कॉल इट एज अ वर्किंग कैपिटल, वो नेट वर्किंग कैपिटल को नहीं बोलता है कि वो वर्किंग कैपिटल है। ही रिफर्स टू कॉल इट एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, उसको वो सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलता है। अदर अथॉरिटीज व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट। बाकी जो अदर अथॉरिटीज है मतलब जो लोग हैं उनका कहना है कि ये करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स। फिर अकॉर्डिंग टू जेएस मिल उसका क्या कहना है कि द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज अ वर्किंग कैपिटल। मतलब जितने भी टोटल करंट एसेट्स, द सम ऑफ मतलब टोटल करंट एसेट्स है वो वर्किंग कैपिटल है, ये जेएस मिल का कहना है। तो दिस अप्रोच हैज अ ब्रॉडर एप्लीकेशन, इस अप्रोच को ज्यादा ब्रॉडर एप्लीकेशन दिया हुआ है जेएस मिल के। एंड इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट एसेट, जितने भी कंपनी के करंट एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स, ओके, सम ऑफ मिस टोटल, वो इट रिफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, साइक्लिकल
एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होता है वो बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब बिजनेसमैन नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। इसके लिए उसको इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए कि ही नीड्स टू प्रोमिनेंट शेयर ऑफ हिज फंड, उसका जो फंड का एक क्वाइट सम अमाउंट उसको क्या करना है, उसको यूज करना पड़ता है। कहाँ पे यूज करता है वो, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल बाय करने के लिए। एंड रिमेनिंग ही हैज टू केप्ट अवेलेबल टू पे द वेजेस एंड एक्सपेंडिचर्स, पे करने के लिए भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, राइट, वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश के फॉर्म में है वो कन्वर्टेड हो जाता है इन्वेंटरीज में। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, कब, जब वो रॉ मटेरियल बाय करता है उस टाइम पे। सो रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। बाद में है ना रॉ मटेरियल्स का प्रोसेस होने के बाद में, जब प्रोसेस होता है मतलब माल बनने के लिए तैयार होता है, उसके फिनिश गुड्स के पहले का प्रोसेस है ये वर्क इन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोसेस एंड देन टू द फिनिश गुड्स। ओके, तो उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स, बाद में है ना जब ये फिनिश गुड्स सेल होते हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स सेल होते हैं तो वो टर्न होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स मतलब जैसे आपको बोलते बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब। तो प्रिज्यूमिंग दैट द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इसका मतलब है ना गुड्स है ना किस में बिके हैं, उधार में बिके हैं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी इमीडिएटली पैसा नहीं मिला है। तो नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल्स हैव द मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेज। स्पेसिफिक डेज मतलब 1 मंथ का हुआ, 30 डेज का हुआ, 25 डेज का हुआ, 3 मंथ्स का हुआ, 4 मंथ्स का हुआ। इसके बारे में आप अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हो ट्रेड बिल्स में, कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल वाला पार्ट। ओके, आफ्टर बिलिंग डेट, तो ये कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स ब्रिंग्स बैक टू द साइकिल टू कैश। एक बार कलेक्शन हो गया, ठीक है, पैसा पहले तो पैसा खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, इन्वेंटरीज में लगाया, इन्वेंटरीज को बाय करने में पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद में उसको प्रोड्यूस करने में, ऑपरेशन में किया, प्रोड्यूस किया, फिर बाद में और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगे, फिर बाद में यहाँ पे इन्वेंट्रीज के लिए क्या, यहाँ से हम रिसीवेबल से करते हैं, रिसीवेबल कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद में पैसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यूज किया, प्रोडक्शन के लिए यूज किया, इन्वेंट्रीज खरीदी, फिर फिनिश गुड्स बनने के बाद फिर बेचा, फिर बेचने के बाद फिर कैश रिसीव हो गया, कलेक्शन हुआ, कैश रिसीव हुआ, फिर खर्चे लग गए। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है, साइकिल मूव होते रहता है। तो कैश क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए भी यूज में आता है ना, इनकम टैक्स पे करने के लिए आता है, फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो रेस्ट जो बचता है इट इज पुट बैक इनटू द सर्कुलेशन अगेन, और बचा हुआ फिर से है ना बाय करने में, इन्वेंट्री स्टॉक को बाय करने में, रॉ मटेरियल बाय करने में हम खर्चा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलते ही रहता है, ये साइकिल ऑफ लॉ ऑफ वर्किंग कैपिटल चलते रहता है। अभी आगे आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे कोई है ना स्पेशल कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, कि एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है, ठीक है। ये काम कौन करता है, मैनेजमेंट हैज टू, जो फर्म के मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है, वो डिटरमाइन करती है साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन द लाइट ऑफ मतलब किस चीज को ध्यान में, इन द लाइट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए वो बताती है कि विच फर्म्स द फर्म ऑपरेट्स, की कौन से बेसिस पे फर्म ऑपरेट कर पाएगी, उनके पास वर्किंग कैपिटल है, वो कैसे ऑपरेट करेंगे वर्किंग कैपिटल को, ये डिपेंड करता है। अभी हम ये डिपेंड करता है मेन, अगर आप फैक्टर देखो तो आपका है ना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी आपका है ना नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कौन से टाइप का है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर कोई फर्म है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसमें एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन वाले प्रोडक्शन में वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज है, तो रिलेटिवली उनको है ना लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्यों लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, यहाँ पे मैं बोलूँ तो अरे डेली कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट है, वो डेली के मार्केट में सप्लाई होंगे, बिकेंगे, और बिकने के बाद वो जो कैश भी फटाफट उनका मिलता है, ये फ्लो चलते रहता है, ये क्विक फ्लो होता है। अभी अगर हम बात करते हैं, चलो मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दे दूं डेली कंजम्पशन से अपार्ट, लग्जरियस आइटम का ले लो, चलो
लो, किसी को कार चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, ठीक है, किसी को मोबाइल फोन चाहिए, डेली का डेली कोई खरीद रहा है क्या? एक ही बंदा बार बार खरीदेगा नहीं, लेकिन हमको चाय, दूध, कॉफी, साबुन, ये सब हम लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। तो ये जो डेली कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे है ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लो होते रहता है, पैसा फटाफट फटाफट आते रहता है, जनरेट मतलब कैश इनफ्लो है ना वो जल्दी जल्दी होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट मनी मिलती रहती है। तो देयर वुड बी कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटीज। तो उसकी वजह से फिर उनकी लायबिलिटीज जो कंपनी की है वो कम होते जाती है, लायबिलिटीज कम होते जाती है, पैसा फटाफट फटाफट आता है। तो इस तरीके से, लेकिन वही अगर पब्लिक यूटिलिटी की बात करो, कंसर्न टू हैव अ मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल, तो उनको भी छोटा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी वाले लोग उसको पब्लिक यूज कर रही है उन चीजों को, तो वहां पे भी कंटिन्यूअस कैश फ्लो चलते रहेगा कस्टमर्स के थ्रू, राइट। अभी यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, चलो रेलवे, रोज का रेलवे में ट्रेवल करने वाले, यहाँ से वहां जाने वाले लोग रोज का वो टिकट खरीदेंगे या उन्होंने पास बना के रखा, तो वो कैश फ्लो फटाफट फटाफट चलते रहता है, वो डेली का है, मतलब वो डेली कंजम्पशन वाला चीज होगी। तो यहाँ पे अभी आपको पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के का मीनिंग बताया कि दीज कंसर्न्स प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको मतलब एग्जांपल दिया रेलवे का, राइट। ट्रांसपोर्ट में गैस, अभी आप भारत गैस ले लो हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हर महीना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। तो ये सब जो पब्लिक यूटिलिटी वाले कंसर्न्स हो गए, फर्म्स हो गए, राइट। फिर आगे आते हैं यहाँ पे ऑन द कंट्रारी, अगर इसके अपोजिट में अगर हम बात करें कौन से की लग्जरियस प्रोडक्ट की, मैं आपको पहले ही बोल चुकी, फिर भी एक बार गो थ्रू कर देती हूँ पॉइंट्स को, कि इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रिक्वेंटली होता है क्या? रोज का कोई खरीदता है क्या? नहीं, राइट। तो यहाँ पे है ना फिर कैश इनफ्लो है ना वो स्लो होता है। तो ट्रेडिंग एंड मर्चेंटाइज, जो मर्केंटाइजिंग फर्म्स है वो क्या करेंगे, विच आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बिग इन्वेंटरीज। तो फिर उनको बड़े बड़े स्टॉक्स, तो अपना स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना बिजनेस में, टू मीट कंज्यूमर्स डिमांड कस्टमर्स की डिमांड को ये करने के लिए। अभी शोरूम्स में हम जाते हैं, वहां पे टीवी, फ्रिज वाले हैं, उन लोगों को कितने महीनों उनको रखना पड़ता है, और कब जाके कौन एक एक दो जन आते हैं और वो खरीदते, राइट। तो इस तरीके से, एंड दे हैव टू एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो टू अट्रैक्ट द कस्टमर। और फिर उनको एक अपने है ना आइडियाज भी लेके आने पड़ते हैं, नए नए मेथड्स लेके आते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनपे कुछ ना कुछ फ्री देते हैं। तो इस तरीके से उनको, और कभी कभी उनको है ना इस पे क्रेडिट पे कि हाँ ठीक है आप इंस्टॉलमेंट्स पे करो, तो इस तरीके से अट्रैक्ट करना पड़ता है कस्टमर्स को। तो इस केस में यहाँ पे जो लग्जरियस आइटम है, आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल का जो बिजनेस नेचर है वो एक तो होता है लग्जरियस वाला, लग्जरियस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और दूसरा हो गया डेली कंजम्पशन। तो ये दो वर्ड आपको अगर ध्यान में होंगे तो फिर आप इसके बारे में अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो आराम से। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट सिस्टम टू राइट, वंस यू नो द कंसेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में, बट आपको वोकैबुलरी यूज करनी है, आप लिख सकते हैं ना, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रिक्वेंट। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट, दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए जो लग्जरियस आइटम सेल करने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स है या ट्रेडर्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स है, उनको है ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। नाउ मर्केंडाइजिंग फर्म्स क्या करते हैं कि इनको है ना दे आर कंसर्न विद मोर विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इधर as a wholesaler, either they will work as a wholesaler or they will run a business as a retailer without altering the physical form of goods। मतलब एक बार समझ लीजिए कि है ना मैं आपको अभी एग्जांपल दे दूं कि LG टीवी सेल करने वाला, ठीक है, ये विजय सेल्स में आप टीवी खरीदने जाओगे, उसने LG के प्रोडक्ट्स रखे, अभी वो LG कंपनी, वो कंपनी से जो टीवी आएंगे या फ्रिज आएंगी, LG की एसीज आएंगे, तो उसमें वो है ना विजय सेल्स वाला कोई उसमें चेंजेस नहीं करने वाला, राइट। वो एज इट इज उसको है ना विदाउट ऑल्टरिंग, उसका जो फिजिकल फॉर्म है उसको कुछ चेंजेस उसमें करने वाला नहीं है, उसको एज इट इज वो बेच देगा, उसने उसकी एजेंसी लेके रखी है, राइट। तो इस तरीके से ये बाइंग एंड सेलिंग से कंसर्न है ये फर्म्स, लेकिन वो विदाउट ऑल्टरिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ द गुड्स दे बाय एंड सेल द प्रोडक्ट्स। नाउ आ जाते हैं साइज ऑफ द बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है। ये वाला हमने सेम फिक्स कैपिटल में भी ये फैक्टर हमने स्टडी किया है। यहाँ पे है ना साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर फर्म लार्ज है, स्केल ऑपरेशन वाली है, तो ये वहां पे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इजी आप को रिलेट करते हुए भी पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। देयर इज नो हार्म
टू लर्न, उससे आपका डिस्टिंग्विश भी अच्छे से हो जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज affecting size of working capital. अगर volume of sales and the size of the working capital are because both are directly correlated, ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं एक दूसरे से, जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा आएगा, कैश आएगा, राइट। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएगी विथ ईच अदर। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, जितना वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज होगा उतना ही वर्किंग कैपिटल, और जितना कम सेल होगा उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज्यादा चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपको प्रोडक्ट्स, आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस के लिए आपको पैसा भी उतना ही ज्यादा लगेगा। आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है तो उस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि है ना सेल्स का वॉल्यूम कम है तो मतलब आपका प्रोडक्शन कम चल रहा है, तो मतलब रॉ मटेरियल धीरे धीरे खरीद रहे हो तो उसमें फिर आपको वर्किंग कैपिटल को धीरे ही लेना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन साइकिल। अब ये प्रोडक्शन साइकिल पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का है। अगर वो प्रोसेस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो converting raw material into finished products is called as a production cycle. अगर if the period of production cycle is longer, अगर है ना ज्यादा समय लग रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे ये भी डायरेक्टली रिलेट करा कि वहां पे नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल, तो फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट है, छोटा है, बड़ा नहीं है, लार्ज प्रोडक्शन साइकिल के लिए ज्यादा चाहिए और छोटा है तो लेस चाहिए, तो इस तरीके से प्रोडक्शन साइकिल भी डायरेक्टली कोरिलेट करता है वर्किंग कैपिटल से। लेस प्रोडक्शन, लेस वर्किंग कैपिटल, मोर प्रोडक्शन, मोर वर्किंग कैपिटल। नाउ बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी बूम कर रही है तो सेल्स विल इंक्रीज, मतलब डिमांड ज्यादा आ रही है प्रोडक्ट्स की तो सेल्स, लोगों के पास पैसा आ रहा है, परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रहा है लोगों का, राइट। तो वहां उस केस में सेल्स ज्यादा होंगे तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, तो उसकी वजह से है ना स्टॉक्स के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल का की एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और अगर मान लो मंदी है बाजार में, हाँ रिसेशन पीरियड चल रहा है, मंदी है, सब चीजें वहां पे परचेसिंग पावर कम हो गई है लोगों की, तो आपका जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो जाएगा। सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी फिर कम होगी, क्योंकि है ना सेल्स अगर कम, मतलब डिमांड कम हो रही है मार्केट में, तो फिर बना बना के मैन्युफैक्चरर कहाँ रखेगा, घर पे थोड़ा ना रखना है उसको, और कितना रखेगा रख के भी। तो अगर रिसेशन पीरियड में क्या होता है, सेल्स भी कम होता है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और अगर यही है आपका बूम पीरियड है, बूम है इकोनॉमी, मतलब परचेसिंग पावर ज्यादा है लोगों की, तो उस टाइम पे वो सेल्स भी ज्यादा होगा और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए रहेगा। नाउ टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, क्या टर्म्स है, कौन से बेसिस पे सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल, राइट। इफ कोई फर्म है डजंट गेट एनी क्रेडिट फैसिलिटी, उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है जहां से वो परचेस करता है, बट अडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इट सेल्स, मतलब यहाँ पे वो फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, उसको फर्म को कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सामने वाला बंदा सप्लायर उसको है ना क्रेडिट में नहीं दे रहा है, उसको उधार में नहीं दे रहा है माल, लेकिन वो है ना अडॉप्ट कर रहा है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब वो अपने जो पर्टिकुलर फर्म है वो अपने जो कस्टमर्स है उनको वो है ना क्रेडिट में दे रहा है कि चलो ठीक है मैं उधार में माल दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा जहां से वो खुद खरीद रहा है, फर्म खुद खरीद रही है, वहां से उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो इस केस में भी फर्म को है ना ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ अ परचेस आर फेवरेबल, आप परचेस कर रहे हो सामान, फर्म परचेस कर रही है सामान और उसको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, और अपना ज्यादा से ज्यादा माल वो कैश में बेच रहा है, फर्म कैश में बेच रहा है, तो उसको वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसकी रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट कवर हुए। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब आप है ना क्रेडिट सेल को कम करो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। अगर आपकी इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, अगर ये साउंड पॉलिसी है, पॉसिबली कंपनी को है ना
उसका जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो, ये आप स्टेटमेंट्स भी फ्यूचर में बनाना सीखोगे जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे, तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का, राइट। तो यहाँ पे अगर उसका जो बराबर हो रहा है, अगर वो क्रेडिट पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है लेकिन वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो ज्यादा यूज कर रहा है तो फिर उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा आने वाला है, कम कर, और वो कलेक्शन फटाफट कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कि वो कौन से पॉलिसीज कैसे मेंटेन रखता है, उसका वॉल्यूम क्या है उसके ऊपर। अगर क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, फ्री उसने की क्रेडिट दे रहा है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, तो फिर वो बाद में कलेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर है ना उसके डेप्थ इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। मान लो सामने वाली पार्टी जिसको आपने माल बेचा है वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो 2 महीना हो गया, 2 महीने की बात हुई थी, 2 महीने के बदले 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, तो मतलब आपके वहां पे पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई कि वो बेड डेप्ट हो सकता है आपका भी। आपने उधार दे तो दिया डेटर को, लेकिन डेटर है ना पैसा देने में अनेबल हो गया है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कलेक्शन फंड, अगर आप कलेक्शन ऑफ फंड आप बराबर नहीं कर रहे हो, टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इसलिए फर्म को उस टाइम पे फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा जाती है। तो द फर्म मेकिंग कैश सेल्स, तो जहां जहां कैश सेल्स हो रहा है वहां वहां लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रेडिट कंट्रोल करना जरूरी है, मतलब उधार देना बंद करना या उधार को कंट्रोल में करना जरूरी है, नहीं तो फर्म डूबने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बेड डेप्ट्स, बैंकक्रप्ट हो जाना निश्चित हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ फर्म। अगर कोई फर्म ग्रो हो रही है, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बिजनेस, तो फिर वो केस में है ना उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो उनको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए फिर उसको ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी भी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स्ड का आ गया, यहाँ पे वर्किंग की बात करें तो उसको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग के चार्जेस लगेंगे, ओवरहेड चार्जेस लगेंगे, तो ये सब के लिए फिर उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और कंटिन्यूसली वो है ना लार्ज स्केल ऑपरेशंस करे, तो उस केस में उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए रहेगा। फिर बाद में मैनेजमेंट एबिलिटी, डिपेंड करता है कि मैनेजर जो मैनेज करने वाला है फंड को, वो उसकी एबिलिटी कैसी है, वो कितना अच्छे से एस्टिमेशन कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, मतलब मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इसके पैसा बराबर टाइम टू टाइम आते जा रहा है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। अदरवाइज है ना हमको खरीदने में ज्यादा समय लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है खरीदने में, और हमको जो सप्लाई करने पे गुड्स हमको एक समय के बाद आ रहा है, एक लेट डिले हो रहा है, तो फिर वो वहां पे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री, और जो ज्यादा स्टॉक करके रखा है माल, कच्चा माल, उसको फिर हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स जो प्रोवाइड करती है फंड्स को, लोन देती है, अभी उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स प्रोवाइड्स फंड टू द फर्म एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए तब मिल रहा है, तो द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस, तो वो कैपिटल की नीड कम हो जाएगी। और अगर कोई आपका है ना आपका बिजनेस में आपका रेपुटेशन खराब हो गया है और आपको कोई है ना लोन नहीं दे रहा है, हाँ शॉर्ट टर्म लोन्स आपको नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मार्केट में कोई पैसा नहीं देना चाहता है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी फिर से खड़े होने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने हमारे 10 वर्किंग कैपिटल जो फैक्टर्स विच इफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कवर अप किए हैं। अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डीप स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।